नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के ऊपर बनने वाले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त में विशेष रूप से 3 प्रश्न बनते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनमें प्रथम प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौष्ठव को स्पष्ट कीजिए। किसी भी भाषा में यह प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा के आधार पर यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो है वह है कि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए। ये तीनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लगातार इसी क्रम में 3 वीडियो इसके लिए बना रहे हैं। सबसे पहला वीडियो हम बना रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर। तो आज का हमारा प्रश्न यही है, हम इसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रभाषा के प्राणवक्ता थे। उन्होंने राष्ट्रभाषा को एक आकार दिया, एक रूप दिया, एक स्थापना दी। ये दौर उस समय का था जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली को स्थापित करने में लगे हुए थे। उसी दौर में मैथिली शरण गुप्त आए और 1908 में उन्होंने रंगभंग के माध्यम से हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। रंगभंग से उन्होंने जो प्रवेश किया वो भारत भारती तक आते आते मैथिली शरण गुप्त को एक साहित्य के क्षेत्र में स्थापित करने वाला समय था। भारत भारती में उन्होंने अपने समस्त संस्कारों को आरोपित किया। राष्ट्रभक्ति, वैष्णव भक्ति, सामाजिक सरोकार, साम्यवाद का विचार, गांधी दर्शन, समस्त रूप से उन्होंने अपने आप को भारत भारती के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया। यह मैथिली शरण गुप्त की सबसे बड़ी विशेषता थी। क्योंकि खड़ी बोली उस समय जन्म ले रही थी, खड़ी बोली उस समय स्थापित होने का प्रयास कर रही थी, इसलिए मैथिली शरण गुप्त का योगदान खड़ी बोली में एक कवि के रूप में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त को हम भूल नहीं सकते। अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने न केवल हिंदी साहित्य को अपितु विश्व साहित्य को बहुत कुछ दिया है। हम बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रमुख प्रथम कवियों में माने जाते हैं और उनके काव्य में जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता है उनकी राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम। उनके काव्य को देखिए आप, भारत भारती को आप पढ़िए, मातृभूमि को पढ़िए, राष्ट्र कवि को पढ़िए, उसमें आपको मैथिली शरण गुप्त की जो आंतरिक हृदय की जो भावनाएं हैं, राष्ट्रीय चेतना की भावनाएं हैं, ये देश प्रेम की भावनाएं हैं, वो आपको स्पष्ट उसमें दिखाई देती हैं। जब वे कहते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, चंदी विविध विहग शेष फन सिंहासन है, ये है मेरा देश भारत। भारत का महिमा मंडन जो मैथिली शरण गुप्त ने किया है, भारत की परिभाषा जो मैथिली शरण गुप्त ने दी है, ये परिभाषा न होकर भारत की आरती के रूप में मैं इसको देखता हूं कि जिस प्रकार हम ईश्वर की आरती करते हैं और उस आरती में ईश्वर के समस्त गुणों को, समस्त भावों को, समस्त समग्र रूप को प्रस्तुत करते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने इस छंद में भारत के स्वरूप को प्रस्तुत किया है, भारत के गौरव को प्रस्तुत किया है। भारत की भौगोलिक स्थिति के माध्यम से उन्होंने भारत की दृढ़ स्थिति को समक्ष प्रस्तुत किया है सभी के। तो गुप्त जी ने प्राचीन गौरव और आधुनिकता का सम्मिश्रण करते हुए अपने राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाया है। और वे कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। हम सबकी समस्याएं हैं, किसी एक की समस्या नहीं है। कहां से हम चले थे, कौन थे, क्या हो गए हैं, और एक जो समस्या है
उस समस्या पर विचार करें, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करें। ये भाव मैथिली शरण गुप्त के काव्य में दिखाई देता है, भारत भारती में दिखाई देता है। अगला जो इनका बिंदु है, विशेषता है इनके काव्य की, वो है गांधीवादी मानवतावादी विचार। गांधी दर्शन में मैथिली शरण गुप्त की बहुत आस्था थी। वे गांधी से बहुत प्रभावित थे। गांधी के सुधारवादी आंदोलनों का वो हिस्सा हुआ करते थे। इस कारण गांधी का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में बहुत स्पष्ट आता है। उन्होंने लोक मंगल की भावना से, सत्कर्म की प्रेरणा की भावना से और अनेक अन्य लोक हित की भावना से साकेत महाकाव्य के माध्यम से उन्होंने गांधी दर्शन को प्रस्तुत किया। मैथिली शरण गुप्त मानवतावादी चिंतन और आस्था के कवि थे और ये भाव उनका साकेत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भगवान राम के माध्यम से वो कहते हैं कि पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे वो औरों को भी तार पार उतरेंगे। राम कहते हैं अगर मेरे स्वभाव को, मेरे गुण को अगर सब धारण कर लें तो वो परोपकारी होंगे, दूसरों के हित में बात करेंगे और औरों के साथ आगे बढ़ेंगे। वे आगे कहते हैं वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन में होगा तब न कर्म से होगा, संदेह यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम का भाव देखिए, तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, साकेत में लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, रामचंद्र का लिखी निराला जी ने, तो सबने राम के चरित्र को जो उदात्तता के भाव से प्रस्तुत किया। हर जगह राम श्रेष्ठता के प्रतीक हैं, हर जगह राम सिखाते नजर आते हैं, एक शिक्षक के रूप में अपने चरित्र को प्रस्तुत करते से नजर आते हैं। तो गांधी के माध्यम से, गांधी दर्शन के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त में जो राम राज्य की कल्पना उतरी थी, उस कल्पना को उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन देते हुए विश्व बंधुत्व की भावना से अपने साकेत में राम को प्रस्तुत किया और कहा किंतु हमारा लक्ष्य एक अंबर भूसागर, किंतु हमारा लक्ष्य एक अंबर भूसागर, एक नगर सा बने विश्व हम उसके नागर। कि ये विश्व जो है एक नगर में परिवर्तित हो जाए और हम उसके नागरिक हो जाएं। क्यों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे। विश्व बंधुत्व की भावना की बात करते हैं और विश्व बंधुत्व को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य मैथिली शरण गुप्त करते हैं वो अद्वितीय है। उस समय के तत्कालीन और कवियों के मन में भी विचार होंगे क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का युग था, लेकिन शब्द शायद उनको मैथिली शरण गुप्त जैसे नहीं मिल पाए। यही कारण रहा कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगली विशेषता है वैष्णव संस्कार। महात्मा गांधी से प्रभावित होने से पूर्व भी पारिवारिक रूप से मैथिली शरण गुप्त में वैष्णव संस्कार थे। वो शुद्ध वैष्णव परिवार में पैदा हुए थे, राम भक्त परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उनके काव्य में वे सारे लक्षण, वे सारे गुण थे जिनके माध्यम से उन्हें वैष्णव संस्कृति का पुरोधा कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं थे। उनकी कविता कुलगुरु, काबा और करबला आदि देखकर ये स्पष्ट रूप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में समानता का भाव था, विश्व बंधुत्व का भाव था। वे सभी धर्मों, सभी संप्रदायों का आदर और सत्कार करते थे। वे शील, सदाचार और आदर संस्कार के समर्थक थे। उन्होंने सभी धर्मों से अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारा था। साकेत महाकाव्य में उन्होंने वैष्णव संस्कार को प्रस्तुत किया और कहा कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सन्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया। अर्थात धन तो तुच्छ है, आदर्श क्या है सामान्य मनुष्य का, मैं वो बताने आया हूं। राम धरती पर अवतार के रूप में इसीलिए उतरे थे कि वे मानव को मानवता सिखा सकें, मानव को उनके गुणों से अवगत करा सकें। मानव भी, मनुष्य भी एक जानवर है। मनुष्य और जानवर में अंतर केवल इतना है कि मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की ताकत दी है और
अच्छा विचार कर, अच्छे गुणों को अपनाकर उन गुणों को संसार में प्रसारित करने की ताकत दी है। यह अंतर एक जानवर में और मनुष्य में है, और इस अंतर को हमें स्पष्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, वरना मनुष्य भी एक पूंछ विहीन जानवर से अधिक और कुछ भी नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मैं इस संसार को निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। समाजवाद कि अपनी रक्षा का भार सभी के ऊपर है, सब अपनी रक्षा करें, लेकिन समस्त मानव संप्रदाय, समस्त सृष्टि के समस्त प्राणी समुदाय की सुरक्षा का भाव, उनकी सुविधा का जो भार है वो शासन पर है। तो एक सुंदर समाजवाद की कल्पना कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। अगली विशेषता है नारी स्वातंत्र्य और सम्मान की भावना। मैथिली शरण गुप्त ने 1908 में नारी स्वातंत्र्य की बात की थी। आप देखिए कि आज हम जिस नारी स्वातंत्र्य और स्त्री शक्ति, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, ये कोई आज का नया जुमला नहीं है या नया हमारा प्रयोग नहीं है। ये मैथिली शरण गुप्त ने 1908 में शुरू किया था अपनी कविताओं के माध्यम से। और कविता और साहित्य सबसे श्रेष्ठ शस्त्र होता है जो समाज के मस्तिष्क पर सीधा प्रहार करता है, उसकी भावनाओं पर सीधा प्रहार करता है। और मैथिली शरण गुप्त ने अपने इस शस्त्र का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया है। वे नारी के सम्मान में कहते हैं, गुप्त जी का जो साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया आदि रचनाएं हैं, उनमें नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान, नारी स्वातंत्र्य, नारी गौरव की बात उन्होंने बहुत अच्छे से की है। पंचवटी में उन्होंने सीता के चरित्र को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं। सीता के माध्यम से उन्होंने कहा कि नारी जो है उसको इतना कमजोर मत समझिए, नारी अपने पैरों पर खुद चलना जानती है, खड़ी होना जानती है, उसके पैरों में ताकत है, उसके हाथों में ताकत है, वो कर्म के बल पर अपने आप को स्थापित करना जानती है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में स्पष्ट होता है। और इनके चरित्र अगर हम देखें, मैथिली शरण गुप्त के नारी चरित्र को, आप उर्मिला को देखिए, आप यशोधरा को देखिए, आप सीता को देखिए, आप विष्णुप्रिया को देखिए, ये इनके आदर्श चरित्र हैं। इन आदर्श चरित्रों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने स्त्री को, भारतीय नारी को वात्सल्यमयी मां, एक वीर माता के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही एक सुदृढ़ सहयोगिनी के रूप में भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीता वन में जा रही है, उसको भी प्रस्तुत किया है। तो ये मैथिली शरण गुप्त के काव्य में की सबसे बड़ी विशेषता है, नारी स्वातंत्र्य और नारी स्वाभिमान की बात। अगली विशेषता है समाजोन्मुखी काव्य चेतना। मैथिली शरण, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य है वो समाजोन्मुखी है। समाज को उत्कर्ष करने की और समाज को ऊंचाई पर ले जाने की और उनका प्रयास है अपने काव्य के माध्यम से। और वे समाज के समस्त जितने भी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर बटे हुए हैं, वो इनका विरोध करते हैं और साम्यवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि धर्मच्युतों को धैर्य से कवि की मिलाना जानते, वे ही नितांत परिजनों की को जय दिलाना जानते। कि कवि जो हैं वो अपनी कलम से धर्म से विमुख लोगों को वापस धर्म के मार्ग पर लाना जानते हैं, और जो पराजित हैं, जो पराजित मन से हो गए हैं, उनको विजय के मार्ग पर ले जाना जानते हैं। ये ताकत कवियों में है और इसका बहुत अच्छा उपयोग मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में किया है। अगली विशेषता है समन्वित काव्य शैली। मैथिली शरण की भाषा खड़ी बोली थी। उन्होंने प्राय अलंकारों का, सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत विधान उनके काव्य में मिलता है। छंद योजना बहुत अच्छी है। विशुद्ध प्रयोग उनके काव्य में मिलते हैं। हिंदी की बहुत अच्छी जो काव्य धारा थी, उस दौर की काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त को गिना जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं, यशोधरा, साकेत, भारत भारती आदि के माध्यम से अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से हिंदी साहित्य में प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, लोक मंगल, पवित्रता, नैतिकता, सांस्कृतिक गौरव, गरिमा एवं वैष्णव संस्कार का कवि कहा जाता है। और इसलिए एक शब्द में मैथिली शरण को
राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये मैथिली शरण के गुप्त के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। तो हम मैथिली शरण गुप्त के काव्यगत विशेषताओं या काव्य सौष्ठव, किसी भी रूप में ये प्रश्न आ सकता है, जब बात करते हैं तो संपूर्ण मैथिली शरण गुप्त हमारे सामने होता है। और मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका परिचय होता है, उनका आकार उभरता है। यही मैथिली शरण गुप्त की विशेषता है। अगले वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त के दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे, जो है मैथिली यशोधरा के आधार पर यशोधरा का चरित्र चित्रण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए लगातार आप ये तीनों वीडियो देखिए, इनको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की पाठ्य सामग्री लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक और इनका उपयोग करें, इनको पढ़ें और इनका लाभ उठाएं। परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं और ये परीक्षा उपयोगी सामग्री सिर्फ आपके लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। नमस्कार।